नेक्स्ट है वाइटल पल्प थेरेपी। वाइटल पल्प थेरेपी बेसिकली इस प्रोसेस या प्रोसीजर का नाम है जिसमें आप एक्सपोज पल्प को इस तरह मतलब ट्रीट करते हैं कि उसकी वाइटलिटी को किसी तरह मेंटेन कर लिया जाए, बचा लिया जाए, यानी उसको नॉन वाइटल होने से बचाना है। तो बेसिकली ये दो तरह इसमें प्रोसीजर्स आएंगे। एक इसमें इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग आ जाती है, एक डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पल्पोटमी आ जाती है। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग बेसिकली उस केस में होगी जिसमें डीप केरीज ली थी लेकिन पल्प एक्सपोज नहीं हुआ था, यानी पल्प और जो भी मटेरियल आपने रखना है उसके दरमियान डेंटिन की एक लेयर होगी। जबकि डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पल्पोटमी जो है वो ये है कि जिसमें पल्प का एक्सपोजर हो गया हुआ है और जो मटेरियल आपने प्लेस करना है वो डायरेक्टली पल्प के ऊपर प्लेस होगा। अब ये है कि पता कैसे चलेगा कि इनडायरेक्ट करनी है या डायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी है, तो वो कहता है उसमें ये आपने डिफरेंशिएट करना है कि इन्फेक्टेड डेंटिन पड़ी है या एफेक्टेड डेंटिन पड़ी है। उसमें डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्फेक्टेड डेंटिन होती है वो बेसिकली डीमिनरलाइज्ड डेंटिन होती है जिसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट होती है वो। और जो एफेक्टेड डेंटिन होती है वो डीमिनरलाइज्ड डेंटिन तो होती है लेकिन वो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो रिवर्सिबल होती है यानी उसकी मिनरलाइजेशन दोबारा हो सकती है, दूसरा उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते इस वक्त पर। दूसरा डिफरेंस है कि जो इन्फेक्टेड डेंटिन है उसमें कोलेजन इरिवर्सिबली डीनेचर हो गई होती है, यानी अब वो एक दफ़ा डीनेचर हो गई है, अब वो दोबारा रीमिनरलाइज नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती वो। जबकि इफेक्टेड डेंटिन में कुछ क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो दोबारा ठीक हो सकती हैं। इन्फेक्टेड डेंटिन रीमिनरलाइज नहीं हो सकती जबकि इफेक्टेड डेंटिन एज अ टेम्पलेट फॉर रीमिनरलाइजेशन एक्ट कर सकती है, यानी इसके ऊपर अगर आप कोई ऐसा मटेरियल रखें जो इसको स्टिमुलेट करे तो वो दोबारा से डेंटिन बना देगा, मिनरलाइजेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जो इन्फेक्टेड डेंटिन है वो आपकी सॉफ्ट होती है और ड्राई लेदरी डेंटिन, सॉफ्ट नेक्रोटिक टिश्यू सबसे ऊपर पड़ा होता है, उसके नीचे आपकी ड्राई लेदरी डेंटिन होती है जिसको आप इजीली किसी इंस्ट्रूमेंट से रिमूव कर सकते हैं। जबकि जो इफेक्टेड डेंटिन होती है वो डिस्कलर्ड होती है, सॉफ्टर होती है नॉर्मल डेंटिन से, लेकिन अगर आप उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाएं तो वो फ्लेक वे नहीं होती, यानी उतरती नहीं है। तो यही वो बेसिकली कहते हैं जब आप कर रहे होते हैं डीप केरीज की एक्सकेवेशन कर रहे थे स्पून एक्सकेवेटर से, तो वो कहते हैं अगर आपकी केरीज उसमें से आ रही है आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो वो इन्फेक्टेड डेंटिन है, जब आना छोड़ नहीं आ रही होगी और हार्ड हो जाएगी तो वो बेसिकली इफेक्टेड डेंटिन हो जाएगी और उसके ऊपर आप फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटली इन्फेक्टेड डेंटिन पड़ी होगी फिर आपने सबको रिमूव करना है और देख लेना कि पल्पोटमी से काम चल जाएगा, अदरवाइज आपको उसकी पल्पेक्टमी करनी पड़ेगी। फाइनली ये है कि जो डाइज हैं, इन्फेक्टेड डेंटिन जो है वो 1% एसिड रेडिन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल स्टेन करती है, यानी आप ऐसे समझ लें कि जो इरिवर्सिबली डीनेचर्ड कोलेजन होते हैं ना वो स्टेन करेंगे। स्टेन बेसिकली इसका नाम है कि 1% एसिड रेड एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मिक्स हुआ हो तो इससे आपकी जो इन्फेक्टेड डेंटिन है वो स्टेन हो जाएगी, जबकि इफेक्टेड डेंटिन स्टेन नहीं होती। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग है नेक्स्ट। बेसिकली इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग ये है कि आपने जो डीपेस्ट लेयर ऑफ डेंटिन होगी ना उसके ऊपर एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल रख देना है। इस तरह रखना है कि जो पल्प है वो एक्सपोज ना हो और मज़ीद उसको ट्रॉमा भी ना हो, तो इसको कहेंगे कि ये आपने इनडायरेक्ट पल्प कैप कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल ये है कि जो वाइटलिटी ऑफ द पल्प है वो मेंटेन रहे, लेकिन इसमें आपने ये देख लेना कि अगर सारी इन्फेक्टेड डेंटिन है तो फिर आप इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग ना करें, इफेक्टेड डेंटिन होना ज़रूरी है। और वो बताता है कि जो रीमिनरलाइजेशन है वो हो सकती है अगर आपके जो इफेक्टेड डेंटिन के अंदर साउंड कोलेजन फाइबर्स और लिविंग ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर अगर आप एक ऐसा बायोकम्पैटिबल मटेरियल रख दें जो उसकी मिनरलाइजेशन करवाए तो उसमें दोबारा से मतलब वो मिनरलाइज हो जाएगा। दूसरा ये इशू तो नहीं है खैर, एक आपका इन्फेक्टिव प्रोसेस है केरीज और एक आपका रेपरेटिव प्रोसेस है जो अब मिनरलाइजेशन हो रही है। तो बेसिकली इन दोनों में से जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आपका आउटकम हो जाएगा। अगर इन्फेक्टिव प्रोसेस स्पीडीली काम कर रहा है तो आपका पल्प एक्सपोज हो जाएगा, अगर रीमिनरलाइजेशन जल्दी हो रही है तो आपका जो टूथ है वो सेव हो सकता है, वाइटलिटी मेंटेन रहेगी और ठीक हो जाएगा। और फिर डायग्नोस्टिक डाटा है कि पेशेंट आपके पास किस तरह आएगा तो आपको पता चले कि इसकी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हो सकती है। तो बेसिकली उसको टॉलरेबल पेन होगी, यानी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उससे बर्दाश्त ना हो रही हो, डल पेन होगी, और जो उसकी स्पॉन्टेनियस पेन है वो नहीं होगी जो कि बेसिकली आपके इरिवर्सिबल पल्पाइटिस को शो करती है। तो बेसिकली आपके टूथ में रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है और उसमें डल पेन होगी जो कि खाने पीने पे भी हो सकती है और वैसे थर्मल स्टिमुलेशन पे भी हो सकती है। तो जब आप क्लिनिकली दांत देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली कैविटी बनी होगी, केरीज होगा,
लेकिन बहुत ज़्यादा पल्प एक्सपोज नहीं हुआ होगा। दूसरा ये कि जब आप रेडियोग्राफिकली देखेंगे तो आपकी जो रेडियोल्यूसेंसी होगी वो पल्प को इन्वेड नहीं कर रही होगी, लेकिन उसके करीब करीब होगी। तो क्लिनिकली जो प्रोसीजर है इसके, ये दो तरह से परफॉर्म होता है, एक सिंगल स्टेप है और एक स्टेप वाइज है। जो सिंगल स्टेप इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग है वो सिंपल ये है कि एक ही विजिट में हो जाएगी। उसमें आपने जो इन्फेक्टेड डेंटिन है वो रिमूव करना स्टार्ट करनी है। आपकी जजमेंट है कि जब आपकी इन्फेक्टेड डेंटिन आ जाएगी जो मज़ीद एक्सकेवेट नहीं हो रही होगी, तो उसके ऊपर आप एक मटेरियल रखेंगे जो पीछे हमने देखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल रख देंगे, उसके ऊपर आप उसकी फिलिंग कर देंगे। तो ये सिंगल स्टेप में, सिंगल विजिट में आपकी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हो जाएगी। दूसरी है कि स्टेप वाइज आप करें। उसमें यह है कि आप 1 या 2 अपॉइंटमेंट्स लगाते हैं उसकी, जिसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपने थोड़ी सी इन्फेक्टेड डेंटिन रिमूव करके उसके ऊपर एक मटेरियल लगा के उसको भेज दिया। नेक्स्ट विजिट में आप दोबारा देखेंगे कि नीचे जो बाकी रह गई थी डेंटिन और केरीज, उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, यानी वो अरेस्ट हो गई है या फिर अभी भी प्रोग्रेस कर रही है। तो वो बेसिकली वो ये कहता है कि एक तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन से पल्प एक्सपोज नहीं होता इस केस के अंदर, कि आपने एक्सकेवेट करते करते पल्प एक्सपोज कर दिया, ये नहीं होगा इस केस के अंदर। दूसरा वो ये होगा कि आपको चांस मिलेगा देखने का कि टूथ उस पर रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो इसके ये दो तीन एडवांटेज हैं और ये बेसिकली सेफ़ है दूसरे से, क्योंकि वो जो डेंटिन होगी वो बेसिकली ड्राई हो गई होगी, इन्फेक्टेड डेंटिन थोड़ी सी कम हो गई होगी और बेसिकली आपका अब खुद से एक्सपोजर नहीं होगा इसमें, पल्प एक्सपोजर। तो फिर आपकी है कि जो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहला ये है कि रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस कितनी है, यानी जब आपने कैविटी प्रिपेयर कर ली है तो उसमें उसके फ्लोर में और पल्प के दरम्यान में कितनी डेंटिन रह गई है। तो अगर तो वो कहता है कि 0.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के दरमियान में डेंटिन रहती हो, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस हो, यानी तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, यानी उसके ऊपर आप सिंपल फिलिंग भी कर दें तो चल जाएगी। लेकिन वो कहता है अगर वो 0.5 से 0.25 हो तो रिएक्शनरी डेंटिन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज ओडोंटोब्लास्टिक एक्टिविटी, तो इसमें प्रोग्नोसिस कम हो जाएगा। यानी जितना आपकी थिकनेस कम होती जाएगी उतना चांस है कि आपका जो टूथ है वो सिर्फ इससे नहीं बचाया जा सकेगा, वो आगे चला जाएगा फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग की तरफ। और दूसरा वो बताता है कि जो रेपरेटिव डेंटिन की डेपोजिशन है उसकी स्पीड यूजुअली 1.4 माइक्रोमीटर पर डे होती है। और दूसरी जो क्राइटेरिया वो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका चॉइस ऑफ इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट। तो वो बेसिकली कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सबसे अच्छा है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, वो मिनरलाइजेशन भी करवाता है और उसकी अल्कलिनिटी की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो भी डाई हो जाते हैं। फिर ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें उसने बताया कि प्रोसीजर क्या होता है। तो बेसिकली आपके पास डीप कैरियस लीजन के साथ टूथ आता है जिसको आप एनेस्थेटाइज करके रबर डैम लगाते हैं, उसको आइसोलेट करने के बाद आप जब कैरीज रिमूव करते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप स्लो स्पीड हैंड पीस पे राउंड बार लगाएं और उससे रिमूव करें, या फिर आप एक्सकेवेटर से एक्सकेवेट कर दें। तो अगर तो आप एक्सकेवेट कर रहे हैं और पल्प एक्सपोज हो गया तो फिर आपने चले जाना है डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पल्पोटमी की तरफ। और अगर तो नहीं एक्सपोज होता और पल्प के अंदर कोई ऐसे साइंस नहीं है जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस को शो करें, तो आपने उस रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कवर कर देना है और उसके ऊपर आपने इंटरमीडिएट रेस्टोरेटिव मटेरियल लगा देना है, यानी कोई टेम्परेरी फिलिंग कर देनी है। और सेकेंड विजिट के लिए उसको बुलाना है 3 to 8 वीक्स के बाद। अगर तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, इसका मतलब है कि टूथ ने रिकवर कर लिया उससे, तो आपने टेम्परेरी मटेरियल जो लगाया है वो रिमूव करना है और आपने दोबारा उसको एक्सकेवेट करके देखना है कि जो नीचे जो चीज़ डेंटिन पड़ी थी उसमें रीमिनरलाइजेशन हो गई है या नहीं, वो हार्ड हो गई होगी। तो हार्ड हो गई होगी उसके ऊपर आप दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाएं और उसके ऊपर कोई सी भी फिलिंग कर दें, वो GIC की हो सकती है या कंपोजिट या अमेलगम, जौन सी भी आपकी फिलिंग है वो आप करते हैं उसके ऊपर। तो ये बेसिकली आपकी इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का प्रोसीजर। ये 2 स्टेप वाला है। सिंगल स्टेप में ये होगा कि आप सारी रिमूव करके इन्फेक्टेड डेंटिन उसके ऊपर ही उसी वक्त ये मटेरियल लगा के परमानेंट फिलिंग कर देंगे। नेक्स्ट आपकी मैनेजमेंट है जब पल्पल एक्सपोजर हो जाए, तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक आपकी डायरेक्ट पल्प कैपिंग है, दूसरी पल्पोटमी है। पल्पोटमी के आगे से 2 टाइप्स हैं कि पार्शियल पल्पोटमी है या फुल पल्पोटमी है, और तीसरी पल्पेक्टमी है। तो बेसिकली जो प्रोग्नोसिस है ना आपके पल्पल एक्सपोजर का, वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि
एक्सपोजर किस तरह हुआ था, यानी बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से, केरीज की वजह से एक्सपोजर हुआ है, या मैकेनिकली आपने इंस्ट्रूमेंटेशन करते हुए एक्सपोज कर दिया पल्प। तो उसमें सिंपल ये है कि जो मैकेनिकल एक्सपोजर होगा ना, उसका बेटर प्रोग्नोसिस होगा केरियस एक्सपोजर से। फिर है साइज़ ऑफ द एक्सपोजर। ऑब्वियसली जितना बड़ा साइज़ होगा एक्सपोजर का, उतना ही उसका प्रोग्नोसिस पुअर होगा। फिर है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, कि कितनी देर हो गई है आपको एक्सपोज हुए और कितनी देर बाद आप ट्रीटमेंट करवाने आए हैं। तो विद इन 48 आवर्स अगर आप करवाएं तो उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर होता है। फिर है आपका कि हेमरेज कंट्रोल कितनी देर में किया। तो अगर आपके एक्सपोजर होने के 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप उसको कर लें तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और साइज़ बेसिकली वो कहता है लेस देन 1 मिलीमीटर हो तो ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्लेनेशन है आगे के मुख्तलिफ जो ये 3 स्टेप्स हैं इनको किस तरह परफॉर्म करना है, इनकी इंडिकेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले डायरेक्ट पल्प कैपिंग है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग का बेसिकली मतलब ये है कि एक्सपोज्ड पल्प के ऊपर आपने, यानी पल्प के ऊपर ही आपने जो मटेरियल है वो रख दिया, बायोकम्पैटिबल मटेरियल और पल्प के दरमियान में डेंटीन नहीं है बेसिकली, जो कि इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में होता है। तो इसकी इंडिकेशंस ये हैं कि आपका एसिम्प्टोमेटिक टूथ था लेकिन पल्प वाइटल था। एसिम्प्टोमेटिक इस तरह हो कि उसमें मतलब कोई स्पॉन्टेनियस पेन नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस पेन हो तो बेसिकली आपको पता है उसका मतलब है कि वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में चेंज हो गया। तो जब पल्प इरिवर्सिबली डैमेज हो गया तो फिर आपको डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पल्पोटमी से हेल्प नहीं होगी, फिर आपको पल्पेक्टमी करनी पड़ेगी। दूसरा है कि स्मॉल एक्सपोजर हो। तीसरा है कि हेमरेज आपने 10 मिनट्स के अंदर कंट्रोल कर लिया। फिर है कि एक्सपोजर क्लीन और अनकंटेमिनेटेड एरिया में हुआ है, यानी आपने रबर डैम भी लगाया हुआ था और सारा कुछ ओके था। और एट्रोमेटिक एक्सपोजर है। टेक्निक इसकी है 2 तरह से बेसिकली, या तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हैं या MTA से कर सकते हैं। तो जो आपके केरियस पल्पल एक्सपोजर्स होते हैं ना, उसमें बेसिकली डायरेक्ट पल्प कैपिंग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बेसिकली आपने डायरेक्ट पल्प कैपिंग सिर्फ उस केस में करनी है जिसमें आपने मैकेनिकली खुद इंस्ट्रूमेंट करते हुए पल्प को एक्सपोज करवा दिया है। तो जो इसमें आपका प्रोटोकॉल है वो ये है कि पल्प एक्सपोज होने हुआ है तो आप, अगर आपने आइसोलेट नहीं किया हो तो आप उसको आइसोलेट कर लें। उसके ऊपर आप सोडियम हाइपोक्लोराइट कॉटन पे लेके प्रेशर रखें और हीमोस्टेसिस करवाएं। ब्लीडिंग उसकी रुकवाएं विद इन 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट्स के अंदर अंदर नहीं स्टॉप होती तो बेसिकली ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है डायरेक्ट पल्प कैपिंग के लिए। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर लें या MTA से कर लें। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो आप उसकी लाइनिंग लगा के उसके ऊपर रेजिन मॉडिफाइड GIC की एक लेयर देंगे और उसके ऊपर आप फाइनल कंपोजिट की रेस्टोरेशन कर दें या अमेलगम की रेस्टोरेशन कर दें। अगर आप कंपोजिट की करेंगे तो इसको बेसिकली आप सैंडविच टेक्निक कहेंगे कि GIC के ऊपर आपने कंपोजिट की है। दूसरी टेक्निक आपके पास MTA की है। MTA में बेसिकली 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसको MTA लगाने के बाद उसके ऊपर GIC की बेस दे के उस पर फाइनल रेस्टोरेशन कर दें, या फिर थोड़ी देर के लिए इंटरिम रेस्टोरेशन रखें और सेकंड विजिट जो कि 5 से 10 दिन बाद होगा उसमें आप उसकी फाइनल रेस्टोरेशन करें। तो जो आपके पास डिसीजन मेकिंग है बेसिकली कि आपने इन तीनों में से कौन सी, डायरेक्ट पल्प कैपिंग, पल्पोटमी और पल्पेक्टमी में से किसको चूज़ करना है, वो इसका फ्लो चार्ट ऐसे है कि जब पल्प एक्सपोज हो गया तो आपने 3 चीज़ें देखनी है। कि पहले आपने देखना है साइज़ कितना है एक्सपोजर का। अगर तो वो स्मॉल है ना, 0.5 से 1 मिलीमीटर तक है, तो आप उसमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं या पार्शियल पल्पोटमी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा है तो फिर आप या तो कंप्लीट पल्पोटमी करें या फिर पल्पेक्टमी कर लें। दूसरा है कि आपका ड्यूरेशन कितना था, कि एक्सपोजर कब हुआ है और आप ट्रीटमेंट कब कर रहे हैं। तो अगर तो वो 48 आवर्स के अंदर है तो आप उसमें स्वेक पल्पोटमी कर सकते हैं या इवन डायरेक्ट पल्प कैपिंग भी कर सकते हैं। और अगर 48 आवर्स से ज़्यादा है तो फिर आपको पल्पेक्टमी करनी पड़ेगी। और फिर हेमरेज अगर तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपने हीमोस्टेसिस कर लिया अचीव तो फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग या पार्शियल पल्पोटमी कर लें, अदरवाइज़ आपको पल्पेक्टमी या कंप्लीट पल्पोटमी करनी पड़ेगी। फिर आपकी पल्पोटमी है। पल्पोटमी बेसिकली इस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें आप पार्ट ऑफ या कंप्लीट कोरोनल पल्प को रिमूव कर देते हैं ताकि आपका जो रेडिकुलर पल्प है वो वाइटल रहे, और अगर आपकी टूथ की फॉर्मेशन होने वाली है तो उसको पूरा करवाएं। अदरवाइज़ भी वो आपकी जो रेडिकुलर पल्प है उसकी वाइटलिटी को मेंटेन रखे। तो इसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि आपकी वाइटलिटी जो है रेडिकुलर पल्प की वो मेंटेन रहेगी। दूसरा ये है कि जो एक्सपोज्ड पल्प होगा वो जब रिमूव हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड पल्प होगा, तो उससे उसकी पेन रिलीव हो जाएगी। तीसरा ये है कि अगर तो
इमेच्योर टूथ है जिसकी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई उसमें अगर आप ये करते हैं तो जो रेडिकुलर पल्प वाइटल रह जाएगा वो आपकी जो फर्दर रूट फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करवा देगा। इसको कहेंगे एपेक्सोजेनेसिस। तो इसमें ये भी इसका एक फ़ायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन है पल्प की तो पल्पोटमी बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पल्पोटमी से वो ठीक नहीं होगा। इस तरह है कि सीवियर इन्फ्लेमेशन है तो बेसिकली वो आपकी रेडिकुलर पल्प में भी जा चुकी होगी। तो अगर आप सिर्फ कोरोनल पल्प रिमूव करके ये इस होप में रहते हैं कि जो रेडिकुलर पल्प है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। बेसिकली वो आप समझें कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया है इसको, तो उसमें भी पल्पोटमी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी।